देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि आपने जब भी मतलब कोई आपको पेन फेंक के मारे तो हम छीपने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कोई गेंद फेंक के मारता है या गेंद आती है हमारी तरफ, हम अपने आप को बचाने के लिए हाथ ऐसे तुरंत आगे लाते हैं, या कोई गाड़ी जो है हमारे साइड से ऐसे निकलता है तो हम बचने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हमारे बॉडी में जो एक्शन हो रहा होता है ना, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सपोज करो कि एक कुर्सी है जो कि धूप में रखा हुआ है, गर्मी का दिन है, लोहे का कुर्सी है, धूप में रखा हुआ है, मम्मी ने कहा जाके लेके आओ। मैं जैसे ही उसको छुआ तो वो बहुत गर्म था, मैंने फटाक से अपनी हाथ को क्या कर दिया, हटा लिया। तो ये जो हाथ को मैंने टच करते ही हाथ हटा लिया बहुत तेजी के साथ, ये जो मेरा एक्शन है, इसी एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेजी के साथ होता है, बहुत फास्ट होता है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कह रहा विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट शो द पाथ ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग। जब हम छींकते हैं तो इसका एक क्या बनाना है, रास्ता बनाना है कि कैसे छींक आती है हमें, ठीक है। और इसका जो है हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का, या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं इसको, ठीक है। जो रास्ते से हम मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से लेके आते हैं, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क का एक हमें रास्ता बनाना है स्नीजिंग का कंडीशन लेते हुए, ठीक है। स्नीजिंग यानी छींक कैसे आता है, या छींक आने का जो मतलब मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये लिखा है रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक यानी जल्दी से, सडन अचानक, इमीडिएटली यानी तेजी से। तो ये क्विक सडन एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। स्टिमुलस का मतलब होता है एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ जाना। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, मेरा मेरा एनवायरनमेंट में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरा एनवायरनमेंट अभी जैसा है वैसा है, लेकिन अचानक से यहाँ आग लग जाएगा तो मैं भाग जाऊँगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। कोई पानी फेंक दे, अभी ठंडी का मौसम है, ठंडा पानी फेंक दे कोई मेरे ऊपर, मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं अपने बॉडी को बचाऊंगा। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, इस चेंज को हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, रिमूवल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। जब हॉट ऑब्जेक्ट या गर्म ऑब्जेक्ट से हम हाथ को हटा लेते हैं तेजी के साथ, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब हमें एक फ्लो चार्ट बनानी है स्नीजिंग के कंडीशन को लेते हुए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये स्नीजिंग के लिए सबसे पहले हम स्टिमुलस यहां पर चेंज करेंगे, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट। तो अभी मुझे छींक नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट में ऐसा कोई धूल मिट्टी या कोई मिर्ची वगैरह नहीं जला दिया है जिसकी वजह से मुझे छींक आए। तो मान लो मैंने एक कोई आदमी है, उसका स्टिमुलस मैंने उसके एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। मान लो वहां पर मैंने धूल मिट्टी या पॉलन ग्रेन्स या कुछ ऐसा चीज मैंने डाल दिया जिससे उसको छींक आने हैं। जैसे मिर्ची को जला देंगे तो छींक बहुत आता है, तंबाकू अगर कोई हमारे सामने ला के जो है मतलब ऐसे ठोक देता है हाथ पे, ठीक है, तो वहां से निकल के पार्टिकल्स हमारे नाक में जाते हैं, स्नीजिंग होने लगता है फिर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट का चेंज करेंगे, इस चीज को कहेंगे स्टिमुलस। और जैसे ही स्टिमुलस होगा तो इस स्टिमुलस को उठाता है कोई परसीव करेगा, ठीक है, कोई इसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, और उस चीज को कहता है रिसेप्टर। तो ये चीज जो है ये रिसेप्टर ले लेगा। यानी मैंने एनवायरनमेंट चेंज किया, मैं अपने एनवायरनमेंट मैंने चेंज किया। यहाँ पर मान लो मैं जो है मिर्ची वगैरह जला के या धूल मिट्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर दिया, तो मैंने अपनी एनवायरनमेंट चेंज कर दी। एनवायरनमेंट चेंज करने को हम बोलते हैं स्टिमुलस। तो मैंने अपना स्टिमुलस चेंज किया, मेरे रिसेप्टर इस चीज़ को क्या करेगा, परसीव करेगा या मतलब इनटेक करेगा। और मेरा रिसेप्टर क्या है, नोज, क्योंकि हम स्नीजिंग का कंडीशन ले रहे हैं, इसलिए मेरा रिसेप्टर इस बार कौन सा हो जाएगा, नोज। अब एक यहाँ से नस निकलती है, इस नस को हम कहते हैं, इस नस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो देखो सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो सेंस करेगा, पहचानेगा रिसेप्टर को और लेके जाएगा कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के पास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, एक ब्रेन, ठीक है, और दूसरा कौन आता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखो मैंने क्या किया, एनवायरनमेंट का स्टिमुलस चेंज किया है, ठीक है, मैंने स्टिमुलस यहाँ पर जनरेट किया, रिसेप्टर ने या नोज ने इसको उठाया है और उठा के सेंसरी न्यूरॉन से भेज दिया कहाँ पर, नर्वस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, चाहे वो ब्रेन इसको ले चाहे इसको ये जो है स्पाइनल कॉर्ड ले। और ये दोनों ने जो है, मान लो कि ब्रेन ने ले लिया, स्पाइनल कॉर्ड ने ले लिया, ये देखेगा कि इस धूल मिट्टी से मुझे नुकसान होना है, छींक आना है, तो ये तुरंत क्या करेगा, एक यहाँ से जो है नस निकलेगा, इस नस को हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन तुरंत एक्ट करेगा किसके ऊपर, हमारे जाके जो है मसल्स के ऊपर। और ये मसल्स क्या होंगे, इफेक्टर होंगे, इसको हम बोलते हैं इफेक्टर। तो ये इफेक्टिव होगा, ये इफेक्टर होगा। इफेक्टर वो होते हैं जो बचाने के लिए मसल्स वगैरह जो इस्तेमाल में आते हैं। तो हम तुरंत जो है वहां से भाग जाएंगे ताकि हमें छींक ना आए, लेकिन क्योंकि फिर भी छींक आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जितना देर में ये जाके आया है उस वक्त तक हमारे ब्रेन ने क्या कर दिया, उस मैसेज को रीड कर लिया, तो थोड़ा बहुत छींक आएगा लेकिन हम वहां से तुरंत भाग जाएंगे। तो देखो मैंने क्या कर दिया, एनवायरनमेंट का स्टिमुलस चेंज किया है, ठीक है, स्टिमुलस जैसे ही चेंज किया, इसको उठाया किसने है, रिसेप्टर ने, रिसेप्टर का नाम है नोज,
स्नीजिंग के केस में हर बार नोज मत लिख देना। फिर यहाँ से एक न्यूरॉन होता है जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन, ये लिया ब्रेन को देगा कि ये मैसेज है बाहर धूल मिट्टी है, क्या करना है इसका, ये कहेगा कि वहाँ से भागना है तुरंत, नहीं तो स्नीजिंग होगी, बहुत ज़्यादा जो है खांसी सर्दी इस तरीके का चीज़ें हो जाएगा। तो इसने जो है मोटर न्यूरॉन को एक मैसेज दिया और बोला कि जाकर मसल्स को एक्टिवेट करो। मसल्स मतलब पैर के मसल्स, हाथ के मसल्स, माउथ के मसल्स, और हम वहाँ से तेजी से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। और ये इफेक्टर पे आके मसल अपना काम दिखाएगा, यानी इसने जो भी डिसाइड किया है उसका असर इस पे दिखेगा और हम यहाँ से उठ के तुरंत भाग जाएंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है किसका, रिफ्लेक्स आर्क का, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, ये रिफ्लेक्स आर्क का मतलब होता है जो भी रास्ता हम अपनाएंगे या जिस रास्ते से जो भी रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म होगा उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और रिफ्लेक्स एक्शन का या रिफ्लेक्स जो आर्क है इसका एक मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पर बना के समझा दिया है। देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कह रहा है कि स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है इस डायग्राम को देखो और जो भी नीचे क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि एक रे यहाँ से एक कोई रेज आ रही है जो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रही है, ठीक है, और इसको डाइवर्ज होना था किस पे, ये रेटिना पे, लेकिन ये रेटिना पे डाइवर्ज ना होके ये रेटिना से देखो कितना दूर चला गया है। तो इस इंसान को धुंधला दिखेगा पास का चीज़। जो भी आदमी या जो भी पर्सन पास की चीज़ों को धुंधला देखता है या धुंधला दिखाई देता है तो उसके आंखों में एक प्रॉब्लम आ गया है, उसको हम कहते हैं मतलब फार साइटेडनेस, या उसी को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। तो उसको जो बीमारी हुआ है हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। तो नेम बताना था डिफेक्ट का, ये हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। इसके रीज़न बताना है कि लिस्ट 2 कॉज ऑफ दिस इफेक्ट, इसके 2 बताने हैं रीज़न कि इसका रीज़न बताओ कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखो 2 इसका रीज़न है। पहला यह है कि जो आई बॉल है ये, ठीक है, ये आई बॉल का साइज़ क्या हो जाए, मतलब छोटा हो जाए। तो अगर ये छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, जितनी भी रेज आएंगी, ठीक है, अगर ये छोटा हो जाएगा तो जितनी भी रेज आएंगी वो पीछे चली जाएंगी। तो एक तो आई बॉल का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा, और दूसरा ये है कि लेंस जो होगा, ये लेंस का पावर जो है, लेंस के अंदर पावर होती है, वो कभी दूर की चीज़ों को देखने के लिए लेंस ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे थिन कहेंगे इसको, ये थिन हो जाएगा, और पास की चीज़ों को देखने के लिए ये मोटा हो जाएगा, ऐसे थिक कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया थिक, ये हो गया थिन, और इसका पावर ज़्यादा होगा, इसका पावर कम होगा। तो पावर भी लेंस का अगर ख़राब हो गया मान लो, ठीक है, कि ये अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है दूर की चीज़ों देखने के लिए और पास की चीज़ों को देखने के लिए। मान लो इसको पास का चीज़ें देखना था लेकिन ऐसे ना हो के इसका लेंस ऐसा हो गया, तो पास का चीज़ तो देख नहीं पाएगा, क्योंकि पास की चीज़ों देखने के लिए पावर हमें इतना मोटा करना था लेंस को, ये तो पतला हो गया। तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो और कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम सो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड, कैसे जो है इस इंसान की हम मदद करेंगे, कैसे मान लो इसको पास का चीज़ दिखाई नहीं देता है तो हम कैसे कुछ हेल्प करेंगे जिससे ये दिखाई देना इसको स्टार्ट हो जाए। तो हम इसको एक चश्मा देंगे, एक मतलब एक कोई फिक्स जो है फोकल लेंथ का, ठीक है, और कैसा देंगे जिसमें ऐसा हम इसको चश्मा देंगे जिसमें पावर जो है बढ़ना चाहिए। तो जब भी सेम लेंस हम लगाते हैं ना तो पावर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं पावर बढ़ाना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि इसका पावर लेंस का कम हो गया है, तो मैं इसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लेके आऊँगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक जो है चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं ये वाला पहले करता हूँ, थर्ड वाला, कि कैसे इसको हम सही करेंगे डिफेक्ट को। तो देखो इसका आँख का जो पावर है लेंस का वो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन है कैसा, वो ऐसा है। किसी वजह से लेंस खराब हो सकती है, लेंस हमारी प्रोटीन की बनी होती है और ये प्रोटीन जो है हमारा खराब हो सकता है। तो मान लो उसका लेंस ऐसा हो गया, तो हमें क्या करना है, लेंस का पावर बढ़ाना है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने मैं कॉन्वेक्स लेंस लेके आऊँगा तो पावर अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन कॉन्वेक्स के सामने अगर कॉन्केव लेके आऊँगा दूसरा लेंस तो उसका पावर घट जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर हमें पावर बढ़ाना है तो सेम टाइप का हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे। तो मैं सेम टाइप का क्या लेके आ रहा हूँ, एक सेम टाइप का कॉन्वेक्स लेंस लेके आ रहा हूँ। तो अगर इस इंसान को हम चाहते हैं कि दिखाई दे तो हम ऐसा चश्मा बना के देंगे जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा रहेगा। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, यहाँ से जो रेज ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जो जा रहा था अब वो ऐसे ना जाके अब ऐसे जाएगा। तो देखो थोड़ा सा ये डाइवर्स होगा ऐसे, और ये जो है इस पे गिरेगा, और पहले नीचे गिरा था अब ये इस पे गिरेगा, और ये और इसको जो है मोड़ देगा बिल्कुल इस पे। तो ये इसने क्या कर दिया, बिल्कुल रेटिना पे ही इसको लाके मोड़ दिया है, ठीक है। और तब इसको जो है अब अच्छे से दिखाई देने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहाँ पर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है
ये ऑब्जेक्ट इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो दोनों रेज है, ये जो रेज ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे लगेगा कि ये रेज यहाँ से आ रहा है। तो वो आदमी जिसको ये बीमारी होगी उसको जब हम कॉन्वेक्स लेंस देंगे, चश्मा देंगे, तो वो पास का चीज देखेगा, लेकिन पास की चीज को हमने शिफ्ट कर दिया है कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, क्योंकि दूर का चीज तो वो देख ही रहा है, क्योंकि उसका ऐसा लेंस हो गया है, ठीक है। तो हम उसका जो ऑब्जेक्ट पास में है, नियर पॉइंट को, ये एन डैश का मतलब हो गया ये नियर पॉइंट है उसका, ठीक है, पास की चीज देखने का है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि नियर पॉइंट अब जो है उसका ये है। तो नॉर्मल आदमी होगा जिसका आंख खराब नहीं होगा, उसका नियर पॉइंट ये है, लेकिन जैसे ही उसका आंख खराब हो गया तो उसका नियर पॉइंट अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैसा, नियर पॉइंट उस आदमी का जिसके अंदर ये बीमारी हो गई है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो नियर पॉइंट देखो शिफ्ट हो गया कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, और ये जो पॉइंट होगा ये इसको हम कहेंगे फार पॉइंट। तो ये दूर का पॉइंट हो गया, और दूर का वो देख सकता है, पास का ही तो नहीं देख सकता है ना, तो ये दूर का हो गया, तो वो आसानी से इसको देख लेगा। लेकिन एक्चुअली में इस वाले चीज को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में अगर आपको इसको समझना है तो हमारे जो वीडियो लेक्चर पे पढ़ाया जाता है उस पर आप इस चीज को देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं करेंगे वेस्ट, ठीक है। आपको बस ये बता देना है इसमें, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम सो हाउ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड। तो कैसे आपको करेक्ट करना है, सबसे पहले आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेनी है किसी एक फिक्स फोकल लेंथ की, और उसको लगा देना है इसके आंखों के सामने। सेम लेंस लेना है ताकि उसका पावर बढ़ जाए, क्योंकि पावर घट गया था, ठीक है, इसीलिए जो है वो रेज इधर जो है वो मुड़ रहा था, लेकिन रेज को हमें कहाँ मोड़ना है, यहाँ पर मोड़ना है, ठीक है। तो मोड़ने के लिए मैंने दो लेंस का इस्तेमाल किया। सेम लेंस जब जुड़ जाती है तो पावर अपने आप उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने पावर बढ़ा दिया, यहाँ पर इसको मोड़ दिया रेटिना पर, और रेटिना पर उसका इमेज बढ़ गया। दूसरी चीज ये है कि जो उसका नियर पॉइंट था, मैंने नियर पॉइंट उसको इन्फिनिटी पे फिक्स करके इसको नियर पॉइंट बना दिया, इसको फार पॉइंट बना दिया। ये दो बात आपको याद रखनी है, और ये डायग्राम मैंने जो बनाया है बिल्कुल ऐसे ही आपको डायग्राम बना देना है इसमें। ये थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड और जो है फर्स्ट के लिए मैंने आंसर लिख रखा है, ठीक है, यहां पर आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, फर्स्ट के लिए पूछा था ना कि कौन सा बीमारी होगा उसको, तो उसको होगा हाइपरमेट्रोपिया। इसी को हम फार या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब हो गया दूर का तो देख लेगा लेकिन पास का नहीं देख पाएगा। तो जो दूर का देख लेता है आसानी से बिना चश्मे का, और पास के देखने के लिए जैसे अखबार वगैरह, हमारा दादा दादी नाना नानी जो भी होते हैं, ये अखबार वगैरह जब पढ़ते हैं पेपर, तो उनको दिखाई नहीं देता पास की चीज़ें देखने के लिए वो चश्मा लगाते हैं। तो पास की चीज़ें जिनको नहीं दिखाई देती है और दूर की दिखाई देती है, इस बीमारी को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया और फार या लॉन्ग साइटेडनेस। तो ये बीमारी का नाम हो गया। रीजन क्या है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ये हुआ क्यों, मतलब इसमें इमेज हमारा ब्लर क्यों आ रहा था या दिखाई सही क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि ये धुंधला इसीलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि इमेज देखो कहां पर बन रहा है, इसका इमेज इसके मतलब रेटिना से पीछे बन रहा है, इसीलिए उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे चला गया है। इसके कॉज बताने थे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि लिस्ट टू कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। ये डिफेक्ट क्यों होता है, इसके दो कॉज बताने थे, मैंने पहले ही बता दिए थे, अब उसको लिखवा दिया यहाँ पर। ड्यू टू लो कन्वर्जिंग ऑफ द आई लेंस या थिन लेंस। तो लेंस कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा, या कन्वर्जिंग पावर उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, जहाँ पर कन्वर्ज करना है वहाँ पर कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। और दूसरा मैंने ये बताया था कि आई बॉल का जो साइज है, ठीक है, उसका ओवरऑल आई बॉल इसको कहते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम आई बॉल कहते हैं। इसका साइज अगर छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर मान लो ये छोटा हो गया, तो यहाँ पर उसको क्या करना था, मतलब फोकस करना था, तो वो यहीं पे करेगा, लेकिन छोटा हो गया हमारा, ठीक है। तो सपोज करो ऐसे है, बिल्कुल ये छोटा हो गया है, तो आई बॉल किसी वजह से छोटा हो गया, लेकिन वो जो है यहाँ पर जो है रेज को मिला रहा था, लेकिन छोटा हो गया मेरा, तो फिर भी तो ये आई बॉल मेरा ये है आपकी असली वाला आई बॉल जिसके अंदर बीमारी हो गया है, तो यहाँ पर मिला देगा, तो फिर ये बिहाइंड द क्या हो गया, बिहाइंड द मतलब रेटिना हो गया, इसलिए उसको धुंधला दिखाई देगा। तो ये दो रीजन है, आई बॉल का छोटा हो जाना और दूसरा लेंस कैसा हो जाना, थिन या कन्वर्जिंग पावर उसका कम हो जाना। अब इसको सही कैसे करेंगे, करेक्शन यानी सही कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। एक प्रॉपर फोकल लेंथ का हम क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे, और वो लेंस बनाने के लिए जो वो चश्मे का डॉक्टर होता है उसको सब पता होता है वो कैसे बनाने हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना है, और वो इस चीज़ से फिर सही से चश्मा लगा के देख लेंगे जिनको पास का नहीं दिखाई देता है। तो जिनको पास का नहीं दिखाई देना है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, क्या यूज़ करके, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं, तो सही कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस लगा के। और डायग्राम मैंने बोला था पीछे मैंने बनाया था, वीडियो को रोक के उस डायग्राम को बना